वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके बीच में फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स का जो डेट है वह 23 फरवरी को आ चुका है। उसको ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यह पूरा चैनल, यह जो चैनल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आज का जो हमारा यह छोटा सा सेशन है वह फिजिक्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चनों का संग्रह है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। इस पूरे वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें, ठीक है। बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वह है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्री बायोप्ला कहते हैं हम, ठीक है। अंग्रेजी में उसको हम प्री बायोप्ला कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है? जो जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसी तरह से यह जरा दृष्टि दोष है जिसे प्री बायोप्ला कहते हैं के निवारण में किस लेंस का प्रयोग होता है? इसका जवाब है हमारा बायोफोकल लेंस का, बायोफोकल लेंस का, ठीक है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? तो बायोफोकल लेंस का, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसे हम अबिंदुकता, ठीक है, जिसे अबिंदुकता नामक वह रोग है। अबिंदुकता में जिसे अंग्रेजी में हम उसे एस्टिमैग्मेटिज्म कहते हैं के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का, बेलनाकार, ठीक है। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अबिंदुकता के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? बेलनाकार लेंस का, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि इंद्रधनुष बनता है किस वजह से? जो इंद्रधनुष बनता है वह किस वजह से बनता है? तो इसका जवाब है हमारा वर्ण विक्षेपण की वजह से। जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वह वर्ण विक्षेपण की वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो इसका जवाब हमारा हो गया वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण की वजह से इंद्रधनुष बनता है। अब इसके साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? और वह उसमें जो लेंस की मात्रा होती है, एक चीज हम आपको और थोड़ा सा हिंट कर दें, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें लेंस की मात्रा क्या होती है? पहला चीज जो हमारा क्वेश्चन है कि उसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है और उसमें लेंसों की संख्या कितनी होती है? तो उसका जवाब है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 हमारे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 2 उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद नेत्रदान में दान किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेत्रदान होता है, जिसे हम नेत्रदान करते हैं, उसमें जो नेत्रदान की प्रक्रिया होती है उसमें क्या दान किया जाता है? क्या पूरी आंख को दान किया जाता है? उसमें कौन सा ऐसा नेत्र में ऐसा कौन सा भाग है जो दान किया जाता है? तो उसका जवाब है हमारा कार्निया को दान किया जाता है। जब भी नेत्रदान होता है तो उसमें पूरी आंख को नहीं दान किया जाता, सिर्फ और सिर्फ कार्निया का दान किया जाता है। कार्निया ही आंख का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नेत्रदान में दान किया जाता है कार्निया का। अब मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव नेत्र होता है, जो मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह से बनता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में इसको थोड़ा सा घुमा देने से हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करिए कि जो मानव नेत्र होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे वह वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। इसका जवाब हो गया वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। ये पॉइंट आप एक बार फिर से समझिए कि जो मानव नेत्र होता है उसमें रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह से बनता है? तो वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक उल्टा बनता है। जैसे कोई चीज हम देखते हैं तो जब वो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है और वस्तु की जो अवस्था होती है वो जो इसका डायमेंशन होता है वह उससे हमेशा छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह का बनता है? तो जो रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है वह सदैव अस्थाई नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि रेटिना पे बना प्रतिबिंब अस्थाई नहीं होता
है। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे रेटिना से संबंधित 2-3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेत्रदान में दान किया जाता है, हमेशा कार्निया का दान किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मानव नेत्र में जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है अस्थाई, कतई नहीं होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह अस्थाई नहीं होता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, जैसे कि कांच की कोई अगर छड़ है उसको जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो विद्युत उत्पन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में कांच में कौन सी विद्युत उत्पन्न होगी और रेशम में कौन सा विद्युत उत्पन्न होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखिए कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर विद्युत उत्पन्न होगी। कांच में हमेशा धनात्मक होगा जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और रेशम में हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो उसमें 2 तरह की विद्युत उत्पन्न होगी। कांच जो होगा वह धनात्मक विद्युत उत्पन्न करेगा और रेशम जो होगा वह ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद परमाणु विद्युत होता है। जो परमाणु विद्युत होता है, जिसे हम परमाणु विद्युत होता है, वह किस प्रकार का विद्युत होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ये पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, लेकिन जो परमाणु विद्युत होता है वह किस प्रकार का विद्युत होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वह सदैव उदासीन होता है। जो परमाणु विद्युत होता है वह सदैव उदासीन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है। प्रत्येक पदार्थ के एक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक पदार्थ में एक परमाणु होता है जिसमें कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इसके बाद हम अपने वीडियो के इसी सेगमेंट में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कांच की छड़ में जब भी रेशम से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ होती है वह धनात्मक, जो उसका विद्युत उत्पन्न होता है उसमें धनात्मक उत्पन्न होता है, और वही रेशम में जब हम विद्युत देखते हैं तो उसमें ऋणात्मक होता है। उसी से मिलता जुलता यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह ऋणावेशित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित, जिसे हम निगेटिव कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वह किस प्रकार का होता है, तो यह होता है आवेशहीन कण होते हैं, आवेशहीन होता है। ठीक है, इस प्रश्न को आप फिर से समझने का प्रयास करें कि प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होता है, धनावेशित, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह ऋणावेशित होता है। और न्यूट्रॉन हमारा है वह आवेशहीन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो तड़ित चालक होता है वह किस धातु का बना होता है। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हमने आपको बहुत ही डिटेल से बताया कि जो बड़े बड़े इमारत होते हैं उसके सबसे ऊंचे वाली इमारत में लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जैसे ही आकाशीय बिजली उस छत के ऊपर गिरती है तो लाइटनिंग कंडक्टर का मेन कार्य होता है कि वह उस बिजली को अवशोषित करके उसे सीधे जमीन में पहुंचा देती है। इसका काम ही लाइटनिंग कंडक्टर, इसका यही एक काम होता है कि वह आकाशीय बिजली को अवशोषित करके सीधा उसे जमीन में पहुंचा देती है, और ऐसी स्थिति में घर पे कोई नुकसान नहीं होता है। तो उसी से संबंधित हमारा यह पॉइंट है कि तड़ित चालक जो होता है जिसे लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तड़ित चालक जो होता है वह किस धातु का बना होता है, तो तड़ित चालक जो होता है वह तांबे का बना होता है। इसका जवाब है हमारा तांबा। ठीक है, तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वह किस धातु का बना होता है, तो वह तांबे का बना होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष। हमने अभी निकट दृष्टि दोष देखा, दूर दृष्टि दोष देखा, और यह दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष हमारा दूर दृष्टि दोष ही कहा जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, उसी तरह से दूर दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक ही तरह के हैं। तो इसका जवाब होगा हमारा उत्तल लेंस का। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है, तो यह उसका जवाब है हमारा उत्तल लेंस। अब जो विद्युत सेल में परिवर्तित किया जाता है, जो हमारा विद्युत सेल होता है जिसे हम विद्युत सेल कहते हैं, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हमारा विद्युत सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तन करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। फिर से इस पॉइंट को आप समझिए कि विद्युत सेल जो होता है वह परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, वह रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब 1 किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है, हमारा अगला पॉइंट है कि 1 किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, उसको किस तरीके से उसको हम व्यक्त करते हैं। जो हमारा 1 किलोवाट घंटा होता है उसको हम 1 यूनिट कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट घंटे को हम 1 यूनिट कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 किलोवाट घंटे को क्या कहा जाता है, इन शॉर्ट उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम 1 यूनिट उसको कहते हैं। ठीक है, बिजली के हीटर का जो तार बना होता है, जो बिजली के हीटर में जो तार बना होता है वह किस धातु का बना होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजली के जो हीटर का तार होता है और जो इस्त्री करने का जो प्रेस होता है उसमें किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा पॉइंट है। तो जो हीटर होता है, जो बिजली का हीटर होता है, उसका जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि बिजली के हीटर का तार जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। हालांकि इस समय ट्यूबलाइट का चलन नहीं है क्योंकि ट्यूबलाइट की जगह एलईडी बल्बों ने और सीएफएल ने ले लिया है। तो अगर आप जानते हो तो ट्यूबलाइट जो होती है वो, अगर आपने देखा होगा, लंबी सी एक पतली सी रॉड होती थी जिसको ट्यूबलाइट के नाम से जानते हैं हम। तो ट्यूबलाइट के अंदर कांच की जो लंबी ट्यूब होती है, जो हमारा पॉइंट है कि ट्यूबलाइट को जो कांच की जो लंबी ट्यूब होती है उसकी दीवारों पर क्या लगा होता है जिससे कि वह व्हाइट कलर की दिखाई देती है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है कि जो कांच, जो ट्यूबलाइट की जो लंबी सी ट्यूब होती है उसके दीवारों पर व्हाइट कलर का जो लेपित किया जाता है वह क्या होता है। तो इसका जवाब है वह उसमें जो है फास्फोरस का लेप लगाया जाता था, फास्फोरस का लेप। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूबलाइट के अंदर कांच की जो लंबी ट्यूब की दीवारों पर लगा होता है, क्या लगाया जाता था, उस पे फास्फोरस का लेप लगाया जाता था जिसकी वजह से ट्यूबलाइट हमें सफेद कलर की दिखाई देती थी। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ट्यूब के दोनों किनारों पर तंतु लगे होते हैं। जो ट्यूब का दोनों किनारा होता था जहां से रोशनी पूरे ट्यूब में विसरण करती थी, चारों तरफ उसमें पूरे ट्यूब में फैलती थी, वह जो तंतु लगा होता है वह किस धातु का बना होता है। तो इसका जवाब है हमारा बेरियम ऑक्साइड का, बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इस पॉइंट को आप फिर से समझिए कि ट्यूब के दोनों किनारों पर तंतु लगे होते थे, किसके लगे होते हैं, तो बेरियम ऑक्साइड के लगे होते हैं। अब इसके बाद जो लेक्लांसियस सेल होता है, जिसको हम लेक्लांसियस सेल बोलते हैं, इसके ये लेक्लांसियस सेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेक्लांसियस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका लेप लगा होता है। जो लेक्लांसियस सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किस प्रकार का लेप लगा होता है। तो इसका जवाब है हमारा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो लेक्लांसियस सेल होता है विद्युत अपघट्य के रूप में किसका लेप लगाया होता है, तो इसका जवाब है हमारा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब डायनेमो परिवर्तित करता है, जो हमारा विद्युत डायनेमो होता है वह क्या परिवर्तन करता है, वह कौन सी ऊर्जा को किस स्थिति से किस स्थिति में परिवर्तित कर देता है, ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट को आप समझने का प्रयास करें कि डायनेमो परिवर्तित करता है तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही उसका मुख्य कार्य होता है। जो डायनेमो हमारा होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। डायनेमो परिवर्तन करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सस्ता फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो इसका जवाब है हमारा तांबा, टिन और सीसा। ठीक है, शीशा, ये ग्लास वाला शीशा नहीं, शीशा धातु है हमारी, उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि जो सस्ता फ्यूज का तार होता है किस मिश्र धातु का बना होता है। उसका जवाब है हमारा तांबा, टिन और सीसा का। ठीक है, इसके बाद विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। हालांकि यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको पता भी होगा। तो अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जवाब है हमारा थॉमस अल्वा एडिसन ने, थॉमस अल्वा
एडिसन ने। ठीक है, विद्युत गोलक का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? ठीक है, मैग्नेट आप कभी स्वतंत्र रूप से लटका के देखिए तो उसकी जो रुकने की दिशा होगी वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही वह चुंबक रुकता है। उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा में की ओर रुकती है? तो उसका जवाब है हमारा उत्तर और दक्षिण। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबक में समान ध्रुवों के बीच में। देखिए, चुंबक आप दो मैग्नेट आप ले लीजिए, दोनों को आमने सामने करेंगे जिसमें दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक ऐसी स्थिति होगी कि चुंबक एक दूसरे को चिपकने नहीं देता है। ठीक है, ये हमारी एक स्थिति होगी। और दूसरा एक स्थिति और उत्पन्न होती है, अगर चुंबक को हम पलट देते हैं तो चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उसी से संबंधित ये हमारा पॉइंट है कि चुंबक में समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है। चुंबक के अगर समान ध्रुव है तो दोनों के बीच में क्या होता है? तो इसका जवाब है हमारा विकर्षण होता है उसमें, विकर्षण। ठीक है, विकर्षण का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें कि जैसे हम अपने हाथ में अगर दो मैग्नेट लें, अगर हम उसको एक दूसरे से चिपकाने का प्रयास करें, जब वो ऐसी स्थिति में जब अगर एक दूसरे से ना चिपका हो, अगर ना चिपकता हो और दूसरे को एक दूसरे की ओर धकेलता हुआ हमें प्रतीत हो, तो ये इसको हम विकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा विकर्षण हो गया। और असमान ध्रुवों के बीच में सदैव आकर्षण होता है। अगर एक दिशा में करने पे अगर मैग्नेट नहीं चिपक रहा है, अगर हम किसी एक को अगर पलट देते हैं तो तुरंत वह चिपक जाता है, तो इसी को हम आकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप फिर से एक बार देखिए कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में हमेशा विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच में सदैव आकर्षण होता है। ठीक है, अगर समान ध्रुवों के बीच में अगर जब समान ध्रुव है तो उसमें कभी भी मैग्नेट एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। आप ध्यान में रखिएगा कि समान ध्रुवों के बीच में सदैव विकर्षण होगा और असमान ध्रुवों के बीच में सदैव आकर्षण होता है चुंबक में। अब ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा चुंबक से ही रिलेटेड है, मैग्नेट से ही रिलेटेड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबक को हथौड़े से पीटने पर, अगर कोई मैग्नेट है अगर उसको हम हथौड़े से पीटते हैं या उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर चुंबक में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व। यहाँ तीन तरह के प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं, तीन तरह के ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि अगर चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए या चुंबक को गर्म किया जाए तो उसका चुंबकत्व घट जाएगा, कि उसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा, या फिर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। यह हमारा पॉइंट है कि चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो होगा वह खत्म हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, चुंबक तो उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पे उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि इस पूरे वीडियो का सबसे अंतिम पॉइंट है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। और नमन कोण का मान जो होगा और साथ ही साथ विषुवत रेखा पर उसका मान क्या होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप फिर से एक बार देखिए कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो इसका जवाब है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और साथ ही साथ जब विषुवत रेखा की बात की जाएगी तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर मान कितना होगा, तो इसका जवाब है हमारा 0 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रश्न है, आप दोनों को समझने का प्रयास करें कि पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा, वह 90 डिग्री होगा। और साथ ही साथ यही विषुवत रेखा पर अगर मान की बात की जाएगी तो वह 0 डिग्री होगा। तो उम्मीद है कि यह पूरा छोटा सा सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस पूरे सेशन में हमने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में अगर किसी भी तरह का किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दें। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है यह हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।